अरे अरे आप तो मेरे चैनल पे आ गए हो। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फाइनली मैं आपको मेरा मेकअप के बगैर थोपड़ा दिखा। आपने सही पकड़ा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि दीदी आप कितना मेकअप करती हो, कभी आप मेकअप के बगैर भी वीडियो बनाया करो। तो इसीलिए आज मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया। आप देख सकते हो मेरे फेस पे थोड़ा एक्ने वगैरह है क्योंकि मुझे पीसीओएस है, तो एक्ने होना बहुत नॉर्मल हो। लेकिन कोई नहीं, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज हम करने वाले हैं एक Q&A वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब जो कि आपने मुझे बहुत दिनों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, हम जापान कैसे आ सकते हैं? तो जापान आने के लिए तो सबसे आसान जो तरीका है वो टूरिस्ट वीजा। तो आप टूरिस्ट के हिसाब से जापान में आ सकते हो। टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 लाख रुपए होना चाहिए बैंक में। और फिर VFS जो है वो एक वीजा सर्विस सेंटर है जहाँ पे आप जाके जापान के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अभी गूगल करो, ठीक है, VFS, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको अपॉइंटमेंट कब लेना है, सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप तैयार करके आप वहाँ पे चले जाओ। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, बस आपको वीजा लग जाएगा। 1-2 हफ्ते के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। ये ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है जापान में जाने का। और जो दूसरा आसान तरीका है वो है स्टूडेंट वीजा। अगर आप जापान में रह के स्टडी पढ़ाई करना चाहते हो तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी मैं स्टूडेंट वीजा के लिए कैसे अप्लाई करूँ? ये उतना मुश्किल नहीं है। मतलब आपका जो भी फील्ड है, देखो आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया या फिर साइंस हो गया, आप उस फील्ड के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी जो है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मतलब अभी आजकल हमारे पास AI टूल्स वगैरह सब कुछ है, गूगल है, तो आप गूगल करके देखो। आप चैट जीपीटी पे जाके भी सर्च कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से पूछो कि साइंस फील्ड के लिए टोक्यो में फॉर एग्जांपल कौन से यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, तो आपको चैट जीपीटी जो है वो लिस्ट दे देगा और आपको वो लिस्ट से शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट करना है। यूजुअली अगर वो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज में उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर कांटेक्ट करने के बाद वो ही आपको बता देंगे कि प्रोसीजर जो है वो क्या है, कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और जो वीजा का जो प्रोसीजर है वो आपको हेल्प कर देंगे, तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है वो वर्क वीजा, ठीक है। तो वर्क वीजा जो हमारा हो गया, तो आप जापान में अगर जॉब करना चाहते हो तो आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम जॉब ढूंढते हैं लिंक्डइन पे, वैसे ही सिमिलरली आप लिंक्डइन पे जाके आपका जो भी जॉब का फील्ड है, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, फिर इंजीनियरिंग हो गया, जो भी फील्ड है वो आप सर्च कर सकते हो। और वहाँ पे जो लिंक्डइन के ऊपर है ना साइड में, वहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो लोकेशन है वो टोक्यो जापान यूज करना है। वहाँ पे आप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब लिस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन से कंपनीज में अभी वैकेंसी चल रहा है। और आपको एक और वेबसाइट है गाइजिन पॉट, यहाँ पे जाके भी आप मतलब जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। यहाँ पे यूजुअली जो जॉब्स होते हैं वो वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, तो आपको वो वीजा स्पॉन्सर कर देंगे, ठीक है। बस आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जो आपकी कंपनी है जो आपको सिलेक्ट करेंगे वो ही जो वीजा का फॉर्मेलिटी है सब कुछ पूरा कर देंगे, ठीक है। आपको बस अप्लाई करना है और आपको सिलेक्ट होना है, बाकी का जो है वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। और जो नंबर 4 है वो है मैरिज वीजा। तो ये सुनने में तो जैसा मतलब अजीब लगता है, ये है ही इतना अजीब। मतलब आप अगर किसी जापानी से शादी करते हो तभी आपको ये वीजा मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि पहली बार आपको इंडिया में जापानी कहाँ से मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो अगर वो स्कैमर निकला तो क्या होगा, अगर वो मतलब बुरा इंसान निकला तो कैसा होगा। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब जापानी लोग से शादी करने के बाद उनको मतलब जो मैरिज वीजा है वो मिल जाता है, उसके बाद वो जापान में रह सकते हैं। लेकिन मैं इस ऑप्शन को मतलब एकदम लास्ट में रिकमेंड करती हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो मैं अपने फैंस को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2, आप इतना मेकअप क्यों करती हो? इतने सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या बताऊं। मतलब गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अगर गेम खेलते हो तो आप गेम के अंदर जो कैरेक्टर होता है उसको कस्टमाइज करते हो ना, तो बिल्कुल वैसे ही मैं खुद को एक कैरेक्टर समझती हूँ इस दुनिया में। ये जो दुनिया है ये मेरी दुनिया है। मैं समझती हूँ मैं एक कैरेक्टर हूँ इस दुनिया में, और मैं अपने आप को कस्टमाइज करना पसंद करती हूँ। इसीलिए मैं मेकअप करती हूँ, इसीलिए मैं ड्रेसअप करती हूँ। मतलब लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है, लाइफ बहुत ज्यादा छोटी है कि आप बोरिंग तरह से रह के गुजारो। तो मतलब मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे क्रिएटिव तरह से मतलब अपने आप को सजना सवरना बहुत पसंद होता है। अपने कैरेक्टर को मतलब मैं खुद एक कैरेक्टर मानती हूँ अपने आप को, तो मतलब अपने इस कैरेक्टर को मैं ड्रेसअप करना बहुत पसंद करती हूँ, एक सजना सवरना बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं अपने आप को मतलब जितना सुंदर बना सकती हूँ वो करने से मुझे अपने अंदर बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। मैं बहुत खुशी फील करती हूँ। कस्टमाइज जो बोलते हैं हम, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, तो वो करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो अगर आपको किसी चीज से खुशी मिलती है तो आपको वो जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेकअप करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको PCOS है? गाइस, मैंने तो आपको बताया है बहुत बार कि मुझे PCOS है। और अगर आपको PCOS के बारे में नहीं पता तो बहुत सारी लड़कियां को ये PCOS जो है ये डिसऑर्डर होता है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी करके बोलते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी इसके बारे में कि क्या होता है, लेकिन आप गूगल कर सकते हो। और जो अगर किसी लड़की को PCOS होता है तो मतलब हार्मोन्स का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए देखो मेरे फेस पे यहाँ पे एक्ने वगैरह है, कभी कभार हेयर फॉल होता है, फिर पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, फिर वेट गेन होता है। तो ये सारी चीज जो है हम लड़कियां फेस करते हैं अगर हम
हमको पीसीओएस होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि देखो हेयर फॉल होना, वेट गेन होना, फिर एपेटाइट चेंज होना, फिर मूड स्विंग्स वगैरह हो गया, फिर पीरियड्स कभी कभार रेगुलर नहीं होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं ना। तो पीसीओएस के लिए मतलब जो मैं कर रही हूँ अभी सबसे इंपॉर्टेंट वो है लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे मतलब बहुत सारी लड़कियां मुझे डीएम करती है तो पूछती है कि दीदी आपको पीसीओएस है लेकिन आप इतने स्लिम कैसे हो। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं कैलोरी मैनेजमेंट करती हूँ। मतलब मैं बहुत ध्यान से खाना वगैरह खाती हूँ, मतलब ज्यादा ओवर ईट करने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि अगर मैं ज्यादा खा लेती हूँ तो वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत ही मतलब ध्यान से खाना वगैरह खाऊं और मतलब ओवर ईटिंग मत करूँ, क्योंकि मुझे कभी कभार मेरा आदत होता है कि स्नैक वगैरह स्नैकिंग का मतलब मुझे स्नैक खाना बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रहने की कोशिश करती हूँ, कि स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि मैं मतलब जरूरत से ज्यादा स्नैक नहीं करूंगी। अगर करूंगी तो उससे मतलब मेरा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए लेकिन मुझे पीसीओएस है तो इसलिए बहुत ज्यादा इजीली वेट गेन हो जाता है, और स्पेशली पीरियड के पहले जो ब्लोटिंग मतलब स्टमक का फुल जाना बहुत ज्यादा कॉमन है वो पीसीओएस में। तो इसीलिए मैं करती हूँ कि जो सॉल्टी या फिर स्पाइसी या फिर ऑयली वगैरह जो खाना है उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है कि मेरा डाइट क्या है, मैं कैसे कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं उसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। और फिर एक्ने वगैरह के लिए मैं क्या करती हूँ, स्किन केयर क्या करती हूँ, इस सब के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। और जो एक चीज है पीसीओएस के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से खाना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, अच्छे से सोना, फिर मतलब 8-9 घंटे सोना और स्ट्रेस फ्री रहना, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर जो है नंबर 5 वो है सप्लीमेंट्स लेना। मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ जिसका नाम है ओमेगा 3, फिर हो गया इनोसिटोल, और मैं लेती हूँ एक और बर्बरीन जो कि आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। मतलब पीसीओएस होने से आपका ब्लड शुगर जो है वो भी बहुत इरेगुलर हो जाता है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं बर्बरीन लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर के सलाह के बगैर ये सारे दवाइयां मत लो। दवाई नहीं है, सप्लीमेंट्स है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के एडवाइस के बगैर ये सारा नहीं लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी और मेरी बॉडी अलग अलग है और हमारी बॉडी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को मतलब अलग रिएक्शन कर सकती है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर का एडवाइस लेना है। फिर ये सप्लीमेंट्स वगैरह जो मैं लेती हूँ अगर आप लेना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं जो लेती हूँ इनोसिटोल, इनोसिटोल होता है वो हार्मोन जो है उसको बैलेंस कर देता है, क्योंकि पीसीओएस में क्या होता है हार्मोन ऐसे इरेगुलर हो जाता है, तो जो इनोसिटोल है वो हार्मोन को बैलेंस कर देता है। तो मैं ले रही हूँ, उसके लेने के बाद अभी मेरा जो एक्ने वगैरह है थोड़ा कम हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा था। मैं कोशिश करूंगी अगर पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूंगी तो ये मेरा फेस का एक्ने का कंडीशन था 2 साल पहले, लेकिन अभी थोड़ा मतलब बहुत ठीक हो चुका है। अभी मतलब बस स्पॉट्स जो डार्क स्पॉट्स है अभी वही है, लेकिन एक्ने उतना नहीं होता है। आप पीरियड के पहले थोड़ा बहुत एक्ने मतलब जॉ या फिर चिन पे यहाँ पे हो जाता है, ये हार्मोनल एक्ने होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्ने वगैरह हो जाता है पीरियड से पहले 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन उसके अलावा जो अभी एक्ने है बहुत कंट्रोल में है। मुझे लगता है कि वो इनोसिटोल लेने की वजह से बहुत कंट्रोल में है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, टीएमआई, मुझे पीसीओएस के लिए डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ वो मुझे एक ही सोल्यूशन देते हैं जो कि है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल लेने के लिए वो मुझे बोलते हैं और मुझे बर्थ कंट्रोल नहीं लेना। मतलब मुझे नहीं लगता कि पीसीओएस का जो सोल्यूशन है वो बर्थ कंट्रोल है, मतलब बेटर चीजें भी हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं नेचुरल और जो सप्लीमेंट्स है वही लेती हूँ, इसीलिए उसके अलावा मैं बर्थ कंट्रोल वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको बेनिफिट से नहीं मिलता इतना जितना कि नुकसान होता है बर्थ कंट्रोल से। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू कर दो तो मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उससे आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप खुद ही पढ़ लो कि उसका साइड इफेक्ट्स कितना है गूगल करके, ठीक है। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आपको एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसीओएस के लिए। अगर नहीं आपको मिलता तो आपको बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और सप्लीमेंट्स जो मैं ले रही हूँ वो अभी ले रही हूँ मैं 6 महीने से। 6 महीने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा मतलब अभी सिम्टम वगैरह लग रहा है, क्योंकि एक्ने कम हो गया है, फिर हेयर फॉल भी कम हो गया है और अच्छे से मैं सो पा रही हूँ, फिर मूड स्विंग्स भी थोड़ा भी नॉर्मल ही है, उतना ज्यादा नहीं है पहले जैसा। तो ये सारा कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पीसीओएस के बारे में ऐसे मतलब डिटेल्स वीडियो देखना है कि मैं क्या करती हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, मेरा स्किन केयर रूटीन हो गया, फिर मैं कैसे कैसे सप्लीमेंट्स लेती हूँ, तो पीसीओएस के बारे में मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4, आप कौन सी डिवाइस यूज करते हो फिल्मिंग के लिए? मतलब मैं जो रील्स वगैरह खींचती हूँ उसके लिए तो मैं यूज करती हूँ अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स, और जो मेरे यूट्यूब के वीडियोस है वो मैं लेती हूँ ओस्मो पॉकेट 3 जो है उससे लेती हूँ। और किसी ने पूछा है कि मैं अपना जो पिक्चर लेती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती हूँ, उसको मैं कौन से कैमरा से खींचती हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे नाम दे दूंगी, कैनन R50। मतलब मैंने इस कैमरा को वियतनाम में खरीदा था गाइस, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये कैमरा इतना डिटेल फोटो लेता है। पहले तो मैं जब मेकअप करती थी, ठीक है, मेकअप करने के बाद मैं फोटो लेती थी आईफोन से, फिर आईफोन से लेने के बाद ना ऐसा लगता था कि जो मेकअप है वो दिख ही नहीं रहा फोटो में, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता था कि मैंने इतना मतलब 1-2 घंटे लगा के मेकअप किया, मेकअप करने के बाद मैंने फोटो लिया और फोटो में मतलब मेकअप दिख ही नहीं रहा, फेस का जो इतना डिटेल्स है वो दिख ही नहीं रहा आईफोन से, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार एक कैमरा ले लेती हूँ। मेरे जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि ये कैमरा खरीद लो, बहुत अच्छा कैमरा है। फिर मैंने सोचा चलो देख लेते कैमरा कैसा है। फिर मैं गई कैमरा टेस्ट करने और जाके मैंने देखा कि कैनन का जो R50 है इतना बढ़िया, इतना मस्त कैमरा है। फिर मैं मतलब एक बार टेस्ट करने के बाद ही एकदम प्यार में पड़ गई, मतलब एकदम मुझे पसंद आ गया तुरंत से। फिर मैंने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूंगी, ये है कैनन R50 का प्राइस। तो अगर आप अच्छा सा एक कैमरा ढूंढ रहे हो जो कि आपका जो मेकअप है, आपका जो फेस का डिटेल्स है अच्छे से शूट कर पाता है, तो मैं कैनन R50 को हाईली 100% रिकमेंड करती हूँ। और यूट्यूब वीडियो के लिए मैं जो DJI Pocket 3 है उससे मैं शूट करती हूँ, बहुत ज्यादा छोटू सा है। तो आप अगर वहाँ पे मतलब बाहर जाके व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर बाहर जाके रील्स वगैरह खींचना
चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि किसी किसी लोगों को ऐसा होता है कि मतलब जो अगर पहली बार कंटेंट मतलब वीडियोस खींचना शुरू करते हैं तो पहली बार ना ऐसे फ़ोन से उनको खींचना थोड़ा बहुत शाय फील करते हैं पब्लिक में। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपके पास पॉकेट 3 होता है, बहुत छोटू सा कैमरा है ना, तो आप ऐसे लेके जाके फिल्म मतलब वीडियो शूट कर सकते हो, तो आपको शाय फील नहीं होगा। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब शाय फील नहीं होता। मैं इतने दिन से मतलब वीडियोस खींचती हूँ, लेकिन फिर भी पब्लिक में अगर जाके वीडियो खींचती हूँ थोड़ा बहुत ऑकवर्डनेस फील होता है, कभी कभार शाय फील होता है। लेकिन जब से मैंने पॉकेट 3 से मतलब वीडियोस खींचना शुरू किया तब से मेरी कॉन्फिडेंस पूरा एकदम हाई है, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है तो उतना मतलब ऑकवर्ड नहीं लगता पब्लिक में फिल्म करने को। तो अगर आप यूट्यूब व्लॉग या फिर रील्स या फिर शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस खींचना चाहते हो तो मैं DJI Osmo Pocket 3 को हाईली रिकमेंड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन? तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। ऑफ कोर्स उसके लिए तो मुझे अलग सा एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, कैसे यूज करती हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती हूँ मतलब ब्रीफली कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि जितना मतलब सिंपल रूटीन होता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरी जो स्किन है, आपको तो मैंने बताया कि मुझे PCOS है और मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर पाती हूँ। मुझे बहुत मिनिमल रखना पड़ता है, ठीक है, अपनी स्किन केयर रूटीन को। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मेकअप करती हूँ, तो इसलिए मुझे सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑयल क्लेंजिंग, ठीक है। तो अगर किसी को मतलब ऑयली स्किन होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। लेकिन मेरे लिए वो जो बहुत जेंटल सा क्लेंजिंग ऑयल है, मैं वो यूज़ करके अपना मेकअप जो है मेल्ट करके रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेकअप है थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि मैं शूटिंग वगैरह के लिए मेकअप करती हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा मतलब थिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक अच्छा सा बहुत जेंटल सा एक क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करके अपना मेकअप हटाओ, रिमूव करो। फिर मैं ऐसे मतलब मेल्ट करके मेकअप अपना रिमूव कर देती हूँ। फिर वो करने के बाद वॉश कर लेती हूँ फेस। फिर उसके बाद मैं अपना क्लेंजर यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं फोमिंग क्लेंजर यूज़ करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बता रही हूँ। तो मैं फोमिंग क्लेंजर यूज़ करती हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा लेके ऐसे वाटर मतलब पानी लेके ऐसे फोम करना पड़ता है। फिर फोम करने के बाद ऐसे आप जेंटली मतलब बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे मसाज करती हूँ, ताकि जो भी मतलब ऑयल रह गया है फेस पे, जो भी थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज, जो भी थोड़ा बहुत मेकअप रह गया, ऑयल क्लेंजिंग के बाद भी कभी कभार थोड़ा बहुत मेकअप रह जाता है फेस के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डबल क्लेंजिंग करो अगर आप मेकअप करते हो, या फिर आप पॉल्यूटेड जगह में रहते हो, या फिर आपका फेस मतलब सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डबल क्लेंजिंग करो। पहला क्लेंजिंग ऑयल जो है उससे आप सारा मेकअप या फिर सनस्क्रीन निकाल देते हो। फिर वो क्लेंजिंग करने के बाद आप एक जो जेंटल फोम क्लेंजर है उससे जो बाकी का जो जितना भी ऑयल या फिर जो भी मेकअप जो भी सनस्क्रीन रह गया उसको निकाल देते हो, ठीक है। तो मेरा हो गया डबल क्लेंजिंग का स्टेप, 2 स्टेप ऑलरेडी हो गया। नंबर 3 जो है, मैं एक सीरम यूज करती हूँ। मैं पहले टोनर यूज करती थी, लेकिन मैं समर में टोनर वगैरह यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा बहुत ऑयली हो जाता है, तो इसलिए मैं टोनर यूज नहीं करती हूँ। तो मैं सीरम यूज करती हूँ। जो सीरम है वो डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपको स्किन टाइप में क्या चाहिए होता है, उसके हिसाब से आप एक सीरम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपने स्किन के हिसाब से जो मेरे पास मतलब एक्ने वगैरह है, मेरे फेस पे एक्ने है और एक्ने मार्क्स है, उसी हिसाब से मैंने एक सीरम चूज किया है, तो मैं उस सीरम को यूज करती हूँ। फिर मैं 10 मिनट तक वेट करती हूँ। वो वेट करने के बाद मैं अपना क्रीम लगाती हूँ, ठीक है। तो क्रीम मैं जो लगाती हूँ, 2 तरह की क्रीम लगाती हूँ, एक नॉर्मल क्रीम और एक है स्पॉट के लिए क्रीम, डार्क स्पॉट के लिए। तो नॉर्मल क्रीम मैं हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, और जो डार्क स्पॉट की क्रीम है वो 4 बार लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा क्रीम लगाती हूँ। लेकिन जो क्रीम है डार्क स्पॉट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए मतलब मेरा जो डार्क स्पॉट है बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी कौन सा क्रीम है। और फिर अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो लास्ट जो स्टेप है, अभी देखो डबल क्लेंजिंग हो गया, 2 स्टेप, ऑयल क्लेंजिंग, फिर फोमिंग क्लेंजिंग, फिर सीरम हो गया, फिर क्रीम हो गया, ठीक है। और जो नंबर 5 है वो है सनस्क्रीन। अगर मैं बाहर जा रही हूँ दिन के समय तभी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, ऑब्वियसली रात में तो नहीं लगाऊंगी। तो दिन में अगर जाती हूँ बाहर तो सनस्क्रीन लगाती हूँ या फिर मेकअप करती हूँ, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा स्किन अगर थोड़ा ऑयली हो जाता है दिन में, तो मैं क्रीम स्किप करके डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाती हूँ, ठीक है। जो सीरम है, सीरम लगाने के बाद मैं डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा देती हूँ, अगर स्किन थोड़ा ऑयली फील हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि उस दिन मेरा स्किन कैसा फील कर रहा है। तो ये है मेरा नॉर्मल स्किन रूटीन। और कभी कभार मैं स्किन एसिड यूज करती हूँ, मतलब एसिड सुन के आप डर मत जाओ। जो स्किन होता है, स्किन के लिए भी थोड़ा एसिड चाहिए होता है कभी कभार, क्योंकि स्किन का जो मतलब हमारा जो पोर्स है ना, कभी कभार ये ब्लॉक हो जाते हैं गंदगी की वजह से, फिर पॉल्यूशन की वजह से, फिर मेकअप की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं पोर जो है वो ब्लॉक होने का, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्किन को जेंटल एसिड की जरूरत होती है। ये जो पोर है इसको सफाई करने के लिए, ठीक है। वो जो एसिड है वो पोर्स के अंदर जाके सफाई कर देते हैं, ताकि आपका स्किन स्मूथ रहे और पिंपल्स वगैरह ना हो। तो मैं जेंटल एसिड जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड यूज करती हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार। 3 बार मैं ज्यादातर नहीं यूज करती, 2 बार ही करती हूँ। लेकिन कभी कभार अगर फेस बहुत रफ हो जाता है, ऐसा लगता है कि टच करने के बाद बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स वगैरह है, तो तभी मैं 3 बार यूज करती हूँ हफ्ते में, पीरियड के पहले यूजुअली, जब स्किन थोड़ा बहुत ज्यादा जो पोर्स है ब्लॉक हो जाते हैं, तब मैं यूज करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं एक फुल स्किन केयर का वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे स्किन केयर के स्टेप के साथ जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो क्या क्या है, और आप
आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पे खरीद सकते हो वैसे प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी फुल डिटेल स्किन केयर वीडियो देखने के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको देखना है कि पीसीओएस के बारे में जो फुल रूटीन वीडियो है कि मेरा वर्कआउट क्या है, स्किन केयर रूटीन क्या है, मैं कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैंने पहली बार विदाउट मेकअप मतलब मेकअप के बगैर वीडियो बनाया है, तो अगर आपको मेरा मेकअप रूटीन देखना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। सो आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस सो मच, बाय बाय।